मैथमेटिक्स में अगर हमेशा सॉल्व करोगे तो एक क्वेश्चन में 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट लगेगा। क्या इतना मिनट है हमारे पास में? नहीं। गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग कोनिक सेक्शन का रिव्यू करेंगे। ठीक है। जो अभी आपका 20 दिन बाद मेंस पेपर है या उसके 1 मंथ बाद फिर से मेंस है या फिर एडवांस होगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हम स्टार्ट करते, जब हम कोनिक सेक्शन की बात करते तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। राइट। तो जनरल इक्वेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोनिक सेक्शन हम रिव्यू करेंगे, उसमें थोड़ा सा 10 मिनट हम लोग पेयर्स की भी बात करेंगे। तो आपका कोनिक सेक्शन इंक्लूडिंग विद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन से ऑन एवरेज में 4 क्वेश्चंस मेंस में है। एंड अगर हम एडवांस के टर्म में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली नॉट लेस देन 15%, समटाइम्स 25% ऑल्सो। एंड दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। फाइन। तो हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री की बात करें, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा y, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये 2 डिग्री का नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। तो क्वेश्चन होता है व्हाट इज होमोजीनियस एंड व्हाट इज नॉन होमोजीनियस। इफ डिग्री ऑफ वेरिएबल थ्रू आउट द इक्वेशन विल रिमेन सेम, it is called homogeneous equation, whether it is 1 degree, whether it is 2 degree, whether it is 3 degree. But if degree of variable throughout the equation will not remain same, just like as अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से यहाँ तक आपका 2 डिग्री है, प्रोडक्ट में पावर ऐड हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक आपका 1 डिग्री और ये आपका 0 डिग्री है, तो हम इसको कहेंगे नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस। राइट। अब हम एक टेक्निक यूज करते हैं, डेल्टा होता है, डेल्टा यूज करते ए बी सी एच जी एफ, जिसका की वैल्यू होता है 3 का प्रोडक्ट होता है ABC HGF प्लस HGF 2HGF AF स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ये आपको याद करना पड़ेगा, या तो समटाइम्स आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो या तो याद रखो तो बेटर है। राइट। तो आपने डेल्टा निकाला। अब यहां पर 2 केसेस होता है। अगर डेल्टा आपका 0 है, मान लो कि ये हमारा इक्वेशन 1 है, फर्स्ट केस इज डेल्टा 0, इन दैट केस इक्वेशन 1 will represent a pair of straight line. Means combined equation of 2 line. Right. और अगर आप डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 लेते हो, देन इट विल रिप्रेजेंट अ कोनिक सेक्शन। क्या रिप्रेजेंट करेगा ये? इक्वेशन 1 आपका कोनिक सेक्शन। अब कोनिक सेक्शन की बात करें तो एक लाइन में ज्यादा इसकी हमें जरूरत नहीं, बट हम बोल सकते हैं कि सेक्शन ऑफ कोन कट बाय प्लेन इन सम डिफरेंट डायरेक्शंस। नीड नॉट टू रिमेंबर कि किस डायरेक्शन, हम एग्जाम पॉइंट से उसकी कोई जरूरत नहीं है, बट द थिंग इज नॉलेज चाहिए तो वो चाहिए, वो बात की बात। अभी हम नटसेल में कर रहे हैं। फाइन। अब यहां पे आपका 4 केसेस बनता है। अब फर्स्ट केस इज व्हेन डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, A इक्वल टू B, दैट इज
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y square and h equal to 0. H is basically half the coefficient of xy in equation 1. This is half the coefficient of xy. अगर a equal to b, it means coefficient of x square equal to coefficient of y square and coefficient of xy equal to 0, we have a circle. This is the case of circle, right? Second case is if I say h square minus ab equal to 0. This is your parabola. H square minus ab less than 0. This is your ellipse and h square minus ab greater than 0. This is your hyperbola. अच्छा सी एग्जाम पॉइंट से बात करें अगर हम, हमारा जो डेल्टा इक्वल टू 0, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि क्या होता है कि इनके सब जस्ट आप हाइपरबोला करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद आएंगे उस पर. जब हमें एसिम्पटोट लिखना होता है तो वहां हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को अनदर कांस्टेंट से चेंज कर देते हैं. अब एसिम्पटोट का कंबाइंड इक्वेशन इट मींस इट मस्ट बी अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. अब वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो वहां डेल्टा 0 करा दो, आपको कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा. इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? तो उसकी हमें जरूरत पड़ेगी. हाँ, ये जो फर्स्ट केस लिया हमने, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन समटाइम्स होता है. क्या है कि सम अननोन्स को डील करेगा. समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू एक्स वाई प्लस समथिंग इंटू वाई स्क्वायर. अब उसमें मान लो 2 अननोन्स डाल दिया तो केसेस क्रिएट हो गया. तो अब हम क्या करेंगे, अगर वो सर्कल होगा तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर करवा देंगे एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 करेंगे तो हमें अननोन्स का वैल्यू मिल जाएगा. तो हमेशा अननोन्स पर चीजों को डील किया जाता. क्लियर है? बट इस केसेस पर ऑलमोस्ट मेंस में तो क्वेश्चंस नहीं है 2, 3, 4 में, बट सर्कल वाले केस पर मेंस में क्वेश्चन है. राइट? वन मोर थिंग इज, फर्स्ट केस जो हमने लिया है डेल्टा इक्वल टू 0, जिससे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम रिप्रेजेंट करवाएं, उस केस पे क्वेश्चन जनरेट होगा. क्लियर है? दिस इज वन एस्पेक्ट जहां से हम कोनिक सेक्शन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. देयर इज अनदर एस्पेक्ट जहां से हम कोनिक सेक्शन की बात करते हैं. वो क्या कहता है? वो कहता है locus of a moving point, ratio of whose distance from a fixed point and a fixed line is constant. लोकस ऑफ, अब लोकस वर्ड से बच्चों को काफी डर लगता है. लोकस इज नथिंग बट सेट ऑफ पॉइंट्स अंडर सम गिवन रिलेशन, अंडर सम गिवन फैक्ट. इफ देयर इज सम अननोन इन्वॉल्व्ड, आप अननोन को एलिमिनेट कर दो, आपको लोकस मिल जाएगा. इसमें इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है. राइट? तो हम लोग यहां पर क्या कहते हैं जी, लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट, रेशियो ऑफ हुज डिस्टेंस from a fixed point and a fixed line is constant. मतलब हमने क्या किया, एक फिक्स्ड लाइन लिया, लेट दिस बी अ फिक्स्ड लाइन. एक हमने मूविंग पॉइंट, लेट दैट बी ए मूविंग पॉइंट, और लेट एक ये फिक्स पॉइंट. तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन. और जब कभी भी लाइन से डिस्टेंस लेते हो, ये एक नॉर्मल कंसेप्ट है. इफ द डायरेक्शन इज नॉट मेंशन्ड यू मस्ट टेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. राइट? तो अब हम क्या कहेंगे, एस पी अपॉन पी एन. मान लेते हैं ये एम एन लाइन है, तो हम क्या कहेंगे, एस पी अपॉन पी एम विल इक्वल टू ई विच इज अ कांस्टेंट. इस कांस्टेंट का नाम हम लोग इसेंट्रिसिटी लेते हैं. क्या कहते हैं इसको, ई को, इज योर
इसेंट्रिसिटी, राइट, SP अपॉन PM। अब यहां पर हमारा केसेस क्या बनेगा, हमने कहा SP अपॉन PM विल इक्वल टू E। अब यहां पे 4 केसेस बनेंगे अगर E आपका 1 हो जाए। अब E 1 होने का मतलब क्या, ये जो डेफिनेशन है, सी आपके जेई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका डेफिनेशन बहुत अच्छा हो। डेफिनेशन पे पकड़ बना लो और टेंजेंट नॉर्मल एंड कॉर्ड्स को डील कर लो, यू विल गेट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम दैट सेक्शन। उससे बाहर क्वेश्चंस बनते नहीं। हाँ, समटाइम्स एक्सेप्शंस होता है, एक्सेप्शंस नॉट मोर देन 20% की बात होती है, बट इन जनरल की बात करें अगर हम, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एज पर एज कोनिक सेक्शन इज कंसर्न, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा घबराते हैं, यार बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ज्यादा फॉर्मूला, बहुत ज्यादा चीज रटना पड़ेगा। उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में हम कह रहे हैं कि E अगर 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा SP इक्वल टू PM। अब जब हम SP इक्वल टू PM कहते हैं, इसका मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन आर इक्वल। आपको जनरलाइज्ड केस दे देगा और इस पे क्वेश्चन इवन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी मिल सकता है, कहीं पे भी क्वेश्चन मिल सकता है, राइट। E इक्वल टू 1 है, इसका मतलब हुआ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन आर इक्वल। तो हमने E इक्वल टू 1 लिया। ये कब होता है जी, जब वो पैराबोला हो। E आपका लेस देन 1 होगा तो क्या होगा जी, एलिप्स। मतलब इसमें हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, हमने कहा SP बाय PM इज लेस देन 1, यानी SP लेस देन PM। तो फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड लाइन के डिस्टेंस से छोटा है, तभी ना E लेस देन 1 हो रहा। क्लियर है। और हमने कहा E ग्रेटर देन 1। अब क्या हो रहा जी, फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस से बड़ा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, राइट। एंड ये हो गया आपका हाइपरबोला, एग्रीड। एंड व्हेनेवर, अब सी सर्कल भी एक कोनिक सेक्शन है बेसिकली। अगर लेटर ऑन हम देखेंगे एलिप्स का पर्टिकुलर केस है वो, बट अभी अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे जी, सर्कल के केस में आपका डायरेक्ट्रिक्स इंफिनिटी पे होता, तो आपका E क्या हो जाएगा, 0 होगा। दिस इज योर सर्कल। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको आप क्या कहते हो, इसको कहते हो आप फोकस, है ना। ये आपका फोकस हो गया, फोकस ऑफ कोनिक सेक्शन। और ये जो फिक्स्ड लाइन है इसको क्या कहोगे आप, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोनिक सेक्शन। And one more thing is a line perpendicular to directrix and passing through the focus. A line perpendicular to directrix and passing through the focus, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन, राइट, फाइन। तो कुल मिलाकर हमने डेफिनेशन का 2 एस्पेक्ट देखा। वन इज by that delta and ABC HGF method and another one is by eccentricity method, ठीक है। अब इसको थोड़ा एक चीज आप देख लो कि जब हम बोलते हैं डेल्टा इक्वल टू 0, हमने क्या कहा था, इसको थोड़ा सा चीज इसका समझना जरूरी है। पेयर अप स्ट्रेट लाइन कहा। अब पेयर अप स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 2 लाइन। सपोज कर लो एक लाइन आपका y इक्वल टू m1x प्लस c1 है, अनदर लाइन y इक्वल टू m2x प्लस c2 है। अब ये दोनों लाइन को L1 L2 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, कंबाइंड इक्वेशन का तो यही मतलब हुआ ना। तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली m1x माइनस y प्लस c1 इंटू m2x माइनस y प्लस c2 इक्वल टू 0। फाइन।
तो ये जो कंबाइंड इक्वेशन होगा, क्योंकि पहले हमने डिफाइन कर दिया कि डेल्टा जीरो है, ये जो कंबाइंड इक्वेशन होगा इसको कंपेयर करवा लो आप 2 डिग्री का नॉन होमोजेनियस इक्वेशन से, आपको देयर मस्ट बी सम रिलेशनशिप बिटवीन m1 प्लस m2 एंड m1 m2 मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ ABC HGF व्हाटएवर भी। तो अब वहां से हमें दो चीज की जरूरत होती है, एक एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दूसरा जनरल फॉर्म में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब जनरल फॉर्म में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि अगर वो डेल्टा जीरो है तब तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, अगर वो डेल्टा जीरो नहीं है तो वो क्या है जी? वो हमारा सेंटर ऑफ कोनिक सेक्शन। एग्री? वो क्या है? हमारा सेंटर ऑफ कोनिक सेक्शन है। तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी ये है कि अगर मान लो इसके बीच का एंगल थीटा है तो टैन थीटा आपका क्या होता है? हमें कोई जरूरी नहीं कि हमेशा डिराइव करके देखे एच, और ये याद होना चाहिए एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब यहाँ पे दो केसेस बनते हैं जो बहुत ज्यादा यूज हम लोग करते हैं। एक क्या हो जाएगा जी? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब tan जीरो क्या होता है? हमारा 0 होता है। तो थीटा 0 हो रहा है तो आपका क्या हो रहा है? एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। लाइन्स आर आइदर पैरेलल और यू में से कोलिनियर है, सेम लाइन है, आइडेंटिकल कह सकते हो आप। तो आइदर पैरेलल और कोलिनियर और आइडेंटिकल, एनीथिंग। अब अगर थीटा 90 डिग्री है तो क्या कहेंगे जी? 1/0 यानी a प्लस बी 0। अब a प्लस जी 0 मतलब क्या हुआ? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पे कई बार क्वेश्चन आया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या हो गया? ये लाइन्स हमारा इसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आया हुआ कि आपको दो अननोन को डील करा देगा जनरल इक्वेशन देख करके। एक तो डेल्टा जीरो करवा दोगे आप, एक रिलेशन आएगा, दूसरा हम यहां से यूज कर लेंगे क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर अगर 0 है तो आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर है। वन मोर थिंग, जब डेल्टा 0 है देन इफ एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी यू हैव आइदर पैरेलल लाइन और कोलिनियर लाइन। और जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तब अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता तो क्या होता? वो एक पैराबोला होता। ये चीज हमें पता होना चाहिए। कौन बता रहा? डेल्टा बता रहा, राइट। एंड वन मोर थिंग इज कि सपोज करो मैंने ले लिया फंक्शन ऑफ एक्स वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy। अब ये क्या है? ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री है। ये क्या है? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। अब अगर मैं यहां पे डेल्टा निकालूं तो क्या होगा जी? ए बी सी एच जी एफ एच जी एफ। अब डिटर्मिनेंट में कभी भी 3 जीरो आए, चाहे रोज में या कॉलम में, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? लड्डू। तो ये लड्डू हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि ये ऑलवेज डेल्टा 0 होगा यहां पे। तो जब कभी डेल्टा 0 हो गया इसका मतलब क्या हुआ? दिस विल रिप्रेजेंट a pair of straight line passing through origin। मतलब आप सिंपली बोल सकते हो कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री विल ऑलवेज रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इससे बाहर वो कुछ कर नहीं सकता। अब वो कैसा लाइन होगा? दोनों लाइन आपका ओरिजिन से जाएगा। एक लाइन y इक्वल टू m1x है, दूसरा लाइन क्या होगा? अगर आप सेपरेट करो तो y इक्वल टू, और उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? 0 होगा। अच्छा सी एंगल की बात अगर हम करें, एंगल वेदर इट इज नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस, अगर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो हमारा tan थीटा ऑलवेज 2√ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी होगा। क्लियर है?
अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े, एक चीज और देख लेते जिसकी हमें जरूरत होती है। हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई है इन नॉन होमोजीनियस फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। आप, ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, आप एक बार इसको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट डेल एफ बाय डेल एक्स कर लो। डेल एफ बाय डेल एक्स आपका क्या हो जाएगा जी, 2ax प्लस 2hy प्लस 2g इक्वल टू 0। मतलब क्योंकि y को आपने कांस्टेंट माना, ax प्लस hy प्लस g। अब आप क्या करो, डेल एफ बाय डेल वाई निकाल लो। क्या हो जाएगा ये, 2hx 2by प्लस 2fy f इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा hx प्लस by प्लस। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर लो, x बाय वाई बाय 1 बाय एक्स को डगा एच एफ माइनस बी जी, वाई जी एच माइनस ए एफ एंड ए बी माइनस एच स्क्वायर। तो अब फर्स्ट एंड थर्ड से आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। एंड सेकेंड एंड थर्ड से आपका क्या हो जाएगा, जी एच माइनस ए एफ ए बी माइनस एच स्क्वायर। अब सी, ये जो हमारा एक्स एंड वाई आया आफ्टर सॉल्विंग दिस टू, यहाँ पे दो बातें हैं। अगर ये डेल्टा 0 है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ लाइन, राइट। एंड अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा जी, कोनिक सेक्शन का सेंटर, सेंटर ऑफ कोनिक सेक्शन, सॉरी सेंटर ऑफ कोनिक सेक्शन, राइट। और एक चीज है आपको पता होना चाहिए कि 2 डिग्री के होमोजेनियस इक्वेशन को हम सेपरेट कैसे करते हैं। या तो आप फैक्टराइज कर लो, अगर हो रहा है अच्छी बात, नहीं हो रहा है तो डी मेथड यूज करो, लाइंस को क्वाड्रेटिक मान करके, आइदर क्वाड्रेटिक इन वाई मान लो और क्वाड्रेटिक इन एक्स मान करके उसको सेपरेट कर दो। इसके ऊपर प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर लोकस पे भी क्वेश्चन पूछा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना करके क्वेश्चन पूछा हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना के क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। एंड एक चीज और है जिसके ऊपर ज्यादा उसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट उसके यूज पर 4-5 बार क्वेश्चन पूछा है मेंस में, या यू कैन से कि प्रीवियसली इट वाज एआईटीपीएल जिसमें पूछा था, वो था इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ लाइन। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस दोनों के लिए होगा, क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। फाइन, इससे ज्यादा हमें पेयर्स के बारे में काम करने की जरूरत नहीं है। अब जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऑल फोर में, पहला क्या है जी, सर्कल। एंड देन अब हम लोग नॉर्मली माइंडसेट बना के चलते कि जी सर्कल अलग चीज है और ओरिजिनल कोनिक सेक्शन तो पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला है, नॉर्मली दिमाग में यही चलता रहता है। तो उन तीनों का रिलेशन सर्च करते हैं। अगर जनरलाइज किया जाए ढंग से थोड़ा, सर्कल में हमें क्या होता है, हम चूंकि क्लास 10th क्लास 9th या पहले से सर्कल के बारे में जानते हैं तो उसका फायदा तो मिलता है। जो हमने 10वीं क्लास में थ्योरम्स वगैरह देखा, कुछ फैक्ट्स हमें 9th का पता है, कुछ उससे पहले का पता है, उसका फायदा मिलता है। अदरवाइज, और सबसे इंपॉर्टेंट सर्कल में क्या पॉइंट बनता है,
3-4 पॉइंट है। एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड है सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे उसको बाइसेक्ट करेगा, है ना। फिर जाकर के क्या होगा, अगर कोई टेंजेंट है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस है तो टेंजेंट है, रेडियस से छोटा है तो सेकेंड या कॉर्ड कह ले हम लोग, रेडियस से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, वो डू नॉट टच और कट का कंडीशन बन जाएगा। इसी में अननोन घुसेड़ दिया जाएगा, एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, पता चलेगा उसमें मॉडुलस भी लगा दिया, इनइक्वालिटी में तो लगा कि हाँ भाई कैलकुलस का क्वेश्चन, ऐसा कुछ होता नहीं, कैलकुलस है नहीं वो, राइट। कभी कभार क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि दिख एक रहा है चाहिए दो, मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव करवाना है, बेसिक सेंस ऑफ क्वाड्रेटिक यूज करेंगे हम लोग। फिर क्या करेंगे जी, कॉमन टेंजेंट की बात कर, पहले तो बाहर के पॉइंट से टेंजेंट डालेंगे सर्कल के ऊपर, फिर कहेंगे लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर विल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट, और बाहर से टेंजेंट डाल दें तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बोथ पर इक्वल होगा, बोथ। अब ये सारा बेसिक चूंकि हम 10th क्लास में एक बार देख चुके तो थोड़ा सा अपनापन फील होता, पहले से जो देखा होता अपनापन लगता, बट पैराबोला एलिस हाइपरबोला पहले हमने देखा नहीं है तो लगता है यार ये कोई दूसरी दुनिया का प्राणी है। तो पहले थोड़ा सा दूसरे दुनिया के प्राणी पर बात कर लेते हैं, फिर पुराने दुनिया के प्राणी पर बात कर लेंगे, कि पहले पुराने दुनिया के प्राणी पर बात करें, क्या करें, पहले पुराने, क्या बोलो, मेजोरिटी क्या बोल रहे हो, पहले। ओके जी, एक बात मैं क्लियर कर दूं, कोनिक सेक्शन अगर नटसेल में एक जगह थ्योरी कर लो, और सबको एक साथ में करो तो याद थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ता। मैं क्यों बोलूँ कि इसमें रटिफिकेशन नहीं, इसमें है थोड़ा बहुत, क्योंकि उतना सोचने का टाइम वहां पर नहीं है, अदरवाइज तो ना रटे। पर अगर एक जगह कर लो तो रटने में एनर्जी कम लगती है। तो मैं सोच रहा हूं कि जो चीजों को इस तरीके से किया जाए, सर्कल को एक पार्ट कर लेंगे और पैराबोला लिप्स हाइपरबोला को एक पार्ट कर लेते हैं, या यूं करते हैं कि चारों का जो कॉमन चीज है वो पहले एक साथ में कर लेते हैं, चारों का कॉमन, फिर जो बचा हुआ टुकड़ा होगा उसको अलग अलग से हम थोड़ा थोड़ा बात कर लेंगे, ठीक है। तो चारों के कॉमन पर कहानी कहां से शुरू करें, सबसे पहले इक्वेशन से। मान लो ये सर्कल है, सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है जी, +2gx + 2fy + c। बिफोर दैट ध्यान रखना, इसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन है कि कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कोफिशिएंट ऑफ y² इक्वल होगा, और जो भी होगा उससे टोटल को डिवाइड करके मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड y² यूनिटी, and there will be no combined term related to xy, फाइन। अब इसमें सेंटर क्या है जी, -g - f, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, एंड रेडियस क्या है, g² + f² - c का। अब यहां पर केसेस क्या बनेगा, g² + f² अगर > c होगा तो रियल सर्कल होगा, और g² + f² < c होगा तो इमेजिनरी सर्कल होगा, ठीक। एंड जो हम बेसिक इक्वेशन सर्कल का यूज करते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म में, काफी यूजफुल है, वो क्या करते हैं हम लोग, x माइनस का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू a², फिर हम बोलते हैं सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है और रेडियस हमारा a है, ठीक। एंड इसी से हम अगर स्टैंडर्ड सर्कल बनाए, स्टैंडर्ड सर्कल, तो क्या बनेगा, x² + y² इक्वल टू a²। अब पैरामेट्रिक पॉइंट की बात कर लें 2 मिनट में हम लोग, तो अगर हमारा x² + y² इक्वल टू a² है तो इसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा,
इज ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, वे थीटा इज ए पैरामीटर, थीटा 0 और 2 पाई के बीच में जा रहा। और अगर हमारा x माइनस एल्फा स्क्वायर y माइनस बीटा स्क्वायर विल इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा? इज अल्फा, बेसिकली x को यहां हमने x इक्वल टू ए कॉस थीटा लिखा था, इसमें क्या करेंगे? x माइनस अल्फा को ए कॉस थीटा करेंगे। यहां हमने y इक्वल टू ए साइन थीटा लिखा था, अब क्या करेंगे? y माइनस बीटा को ए साइन थीटा, तो ये हो गया अल्फा प्लस ए कॉस थीटा कॉमा बीटा प्लस ए साइन थीटा, राइट। एंड वन मोर थिंग इज, सपोज कर लो कि हमारे पास कोई सर्कल है और ये सेंटर है, ये कोई पॉइंट P है, हमें इसका पोजीशन पता करना है, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर निकाल लो, और CP ग्रेटर देन R होगा तो P लाइज आउटसाइड दी सर्कल, इक्वल टू R होगा P लाइज ऑन दी सर्कल, एंड लेस देन R होगा तो P लाइज इनसाइड दी सर्कल। और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, राइट, आपने प्रीवियस ईयर में देखा होगा। वन मोर थिंग जिस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द सर्कल। अच्छा, यहां पर हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द सर्कल, इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बोलते हैं हम लोग? मॉड जेड का मैक्सिमम वैल्यू या मॉड जेड का मिनिमम वैल्यू, राइट। इस पे काफी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस के बारे में हम इतना ही कहेंगे कि कोई भी पॉइंट है, चाहे वो ग्रेटेस्ट हो लीस्ट हो, दैट मस्ट बी डायमेट्रिकली अपोजिट, क्योंकि लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमारा डायमीटर होता है। तो मान लो ये सेंटर है, रेडियस हमारा R है, P पॉइंट है, A है, B है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि A हमारा लीस्ट डिस्टेंस पर है और B हमारा ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पर है। तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस जो होगा क्या होगा? ग्रेटेस्ट डिस्टेंस इज CP, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर निकाल लो, उस रेडियस ऐड कर दो, एंड ग्रेटेस्ट और मैक्सिमम वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दैट इज, इसको हम लोग लीस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम सर्कल इज CP माइनस R, राइट। एंड एक चीज याद रखना, समटाइम्स एक बार क्वेश्चन पूछा था डायमीटर से रिलेटेड कि भाई इक्वेशन ऑफ डायमीटर निकालो, तो देयर इज नो फार्मूला टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायमीटर। व्हाट कैन वी डू? हम लोग जो चॉइसेस होगा, चॉइसेस में सेंटर को पुट कर देंगे, सेटिस्फाई कर दिया तो डायमीटर है, क्योंकि उसका कोई इक्वेशन तो हम नहीं बना सकते। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर, या तो वो स्लोप दे, जो पॉइंट दे दे तब बनेगा, अदरवाइज क्या है, बेस्ट मेथड क्या है उसका? आप पॉइंट उठा करके पुट कर दो, राइट। अच्छा, ये थोड़ा सा हमने पैरामेट्रिक पॉइंट पर बात किया। अब इसमें 3 चीज पर हमें ध्यान देना है जिस पर के क्वेश्चंस पूछा गया, बाद में कॉमन टेंजेंट के टर्म में लोकस से रिलेटेड भी वर्ड यूज किया गया है कि सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस, सर्कल टचिंग वाई एक्सिस एंड सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस। तो जब हम सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस की बात करेंगे, ये लेट सपोज कि सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस है, तो ये रेडियस जो है, मान लो अगर मैं ये अल्फा बीटा लूं तो रेडियस आपका मॉड बीटा हो जाएगा, है ना। ये क्या है? सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस। अच्छा, यहां पर भी केसेस बनते हैं
क्योंकि टचिंग भी बोलते हैं तो वहां पर 4 केसेस होगा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। वो जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग बात करना होगा। क्योंकि एक क्वेश्चन था, उसने बोला था कि एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ था, पोर्शन कट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस पे एक्स इंटरसेप्ट आई थिंक 8 यूनिट था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, और वाई एक्सिस को 3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन अबव ओरिजिन में टच करता है। अब वो टच करेगा तो वो लेफ्ट में टच कर सकता है, वो राइट में भी टच कर सकता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, उसमें जो अवेलेबल चॉइस होगा उसके अकॉर्डिंग हमें बात करना होगा, राइट। नाउ सर्कल टचिंग वाई एक्सिस, टचिंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस को टच करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर हमारा रेडियस होगा, ठीक है। बट इफ सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस होगा, सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस, अब बोथ द एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम होगा। सी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि अल्फा बीटा पॉजिटिव है। वी कैन नॉट थिंक अबाउट द साइन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी वेदर इट इज इन मैथमेटिक्स और इन फिजिक्स, हम उसी से केसेस जनरेट करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, ये भी आपका अल्फा, ये भी आपका अल्फा, और ये जो बीटा, बीटा बन रहा है आपका अल्फा, बीटा क्या बन रहा है, बीटा आपका अल्फा ही बन जाएगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम होगा। एंड वन मोर थिंग जो आप पीछे में ऐड कर सकते हो, वो जब हमने ये किया था, यहाँ पे दो चीजें होगी, पोर्शन ऑफ सर्कल कट बाय द एक्स एक्सिस दैट इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। हालांकि ये सब रटने की जरूरत नहीं, हम तो y0 पुट करके यूज कर सकते हैं। ये होता है 2√g² माइनस सी, एंड y इंटरसेप्ट क्या होता है, दिस इज योर 2√f² माइनस सी। और एक केस यहां और बोल सकते हो कि जब कभी भी c इक्वल टू 0 होगा, सर्कल विल पास थ्रू origin, agreed, सर्कल विल पास थ्रू origin, c इक्वल टू 0 होगा तो origin से पास करेगा, ओके। एंड आई थिंक एक इक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर एज x1 y1 एंड x2 y2। अब क्या हो जाएगा, ये x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0, एग्री। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो सर्कल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिखता है वो दिखता है, एक मान लो सर्कल है, अब एक लाइन या तो इसको कट करेगा या इसको टच करेगा या लाइन बाहर से ही पास कर जाएगा। तो प्रैक्टिकली बात करें तो अगर ये मान लो सेंटर है, ये ए बी है ना, ये ए बी पी पे यहाँ पे टच करवा रहे, ये भी ए बी है, बट हम लोग क्या दिखाते हैं कि डिस्टेंस ये है, सेंटर से डिस्टेंस। तो आप फर्स्ट केस में क्या देखते हो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इज लेसर देन रेडियस, सेकेंड केस में इक्वल टू रेडियस, एंड थर्ड केस में ग्रेटर देन रेडियस। तो आप एक केस को जनरल यूज कर लो कि मान लो कि ये रेडियस ए सी है हमारा और ये राइट एंगल है, तो ए बी इक्वल टू विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या लिख देंगे, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर माइनस
CP स्क्वायर, ठीक। या यूं कह लें कि ये CP को अगर मैं P बोल दूं, रेडियस को A ले लूं, तो क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब पहला केस इसमें क्या बनेगा कि पहला केस है कि अगर ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियस है कि सम इसका लेंथ है, लेंथ होगा तो वो कॉर्ड होगा। मतलब पी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, मतलब मॉड पी लेस देन ए, यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर रेडियस से छोटा है, तो ये जो लाइन है ये क्या बनेगा, कॉर्ड बनेगा, है ना। और सेकेंड केस इज ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट मीन्स पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट मीन्स मॉड पी इक्वल टू ए, यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर विल इक्वल टू रेडियस। और जहाँ तक मेरा मानना, मेरा इतने साल का तजुर्बा है, उसके अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो सर्कल में कोई फार्मूला नहीं है। आई थिंक 35% क्वेश्चन में तो हम लोग यूज कर लेते हैं इसको, ठीक। तो मॉड पी इक्वल टू ए, यानी ये हो गया आपका टेंजेंट, लाइन इज अ टेंजेंट। एंड थर्ड केस इज ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लेस देन 0। ऑब्वियसली स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होगा, नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट इज नॉट डिफाइंड, बट प्रैक्टिकली बात करें तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर रेडियस से बड़ा तो वो लाइन बाहर से जा रहा है, यानी पी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर मीन्स मॉड पी ग्रेटर देन ए। line neither touch nor cut the circle, line neither touch nor cut the circle। अब हम चाहें तो इसको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में यूज कर ले, हम चाहें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में यूज करें। तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में बात करते हैं, जनरल में आप कर लेना, कोई चीज चेंज नहीं होने वाला है, बेसिक्स ऑफ चीजें आनी चाहिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा। सपोज कर लो मैंने एक स्टैंडर्ड सर्कल ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एक सर्कल ले लिया हमने, सेंटर 0 0 है, रेडियस ए है। एक लाइन ले लिया हमने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, विच मीन्स एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये आपका P है और ये आपका A है, राइट। तो आपने लिखा ये ए बी, सपोज C, तो ए बी आपने लिखा था 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और अगर मैं P की बात करूं तो ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू दैट लाइन कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का मॉड। दिस इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दैट लाइन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, राइट। तो हमने कहा था मॉड, पहला केस में कहा था कि मॉड पी अगर लेस देन ए हो, व्हाट डज इट मीन, मॉड पी हमने लिया मॉड सी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, लेस देन ए मीन्स मॉड सी लेस देन ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब हम मॉडुलस का बेसिक यूज करके लिख देंगे माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस लेस देन सी लेस देन ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो लाइन इज अ कॉर्ड, दिस इज द कंडीशन दैट अ लाइन इज अ कॉर्ड। और मल्टीपल टाइम्स इसमें क्वेश्चन पूछा गया, कंडीशन दैट लाइन इज अ कॉर्ड, राइट। एंड द सेकेंड केस इज mod p equal to a means mod c upon root 1 plus m square is equal to a means mod c equal to a under root 1 plus m square, यानी c equal to प्लस माइनस ऑफ a अंडर रूट। और हम अभी एक पर्टिकुलर केस को कंसीडर कर रहे हैं, आप जनरलाइज कर सकते हो। तो c अगर हमें आ गया तो हमने क्या कहा कि इफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी
is a tangent to x square plus y square equal to a square, then your condition of tangency C, which is y intercept of the line, is plus minus a under root 1 plus m square. And in that case I can say कि equation of tangent in terms of slope of tangent m is y equal to plus minus a under root, here m is the slope of tangent, here m is the slope of tangent. राइट और मान लो कि सर्कल शिफ्ट हो रहा है x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी नहीं चेंज होगा। हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में क्या करेंगे, जस्ट x को x माइनस अल्फा एंड y को y माइनस बीटा इज m x माइनस अल्फा प्लस माइनस ए अंडर रूट। अच्छा, जब कभी भी एंगल से रिलेटेड बात करें थ्रू आउट द कोनिक सेक्शन में, नॉट ओनली इन सर्कल में तो हमारे पास बहुत सारा सपोर्टिंग थिंग भी है, हम पाइथागोरस भी जनरेट करें, बहुत सारा चीज है, पर थ्रू आउट द कोनिक सेक्शन में एंगल से रिलेट करें, द पॉइंट इज एक्सटर्नल, तो हम लोग स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यूज करते हैं। नॉर्मली हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का 3 फॉर्म होता है चारों कोनिक सेक्शन में, स्लोप फॉर्म, पॉइंट फॉर्म एंड पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो जब कभी भी एंगल से रिलेट करे तो हमारे लिए स्लोप फॉर्म यूज करना ज्यादा इजी है। एग्रीड? ठीक है, और शिफ्टिंग से कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी कोनिक सेक्शन में। शिफ्टिंग का सीधा मतलब होता है कि अब पहले x था, अब मैंने x माइनस अल्फा लिखा, पहले y था, y माइनस बीटा लिखा, यानी x को x माइनस अल्फा से रिप्लेस कर दो, y को y माइनस बीटा से रिप्लेस कर दो, कंडीशन में कोई चेंज नहीं होना। राइट? तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखा। ठीक है, एंड अगर मैं नॉर्मल की बात करूं, हमारे कोनिक सेक्शन में 2 ही टर्म अपार्ट फ्रॉम डेफिनेशन ज्यादा जरूरी है। वो क्या है? 3 टर्म है, डेफिनेशन, टेंजेंट, नॉर्मल एंड वन मोर थिंग इज कॉर्ड। अब उसमें एंगल डाल दे, लेंथ डाल दे, कुछ भी कर सकता है, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड यूज कर ले, कुछ भी कर सकता है, बट ये 3 टर्म के सराउंडिंग ज्यादा मूव करता है। हाँ, सर्कल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। सर्कल में क्या है एक्स्ट्रा? कॉमन टेंजेंट। अच्छा, कॉमन टेंजेंट भी आईआईटी का एक पसंदीदा पॉइंट है। वेदर बिटवीन 2 कर्व विच हैविंग द सेम शेप, मींस सेम टाइप ऑफ कर्व और डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व, माने सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है सर्कल पे पूछा गया है, पैराबोला पे, देन सर्कल पैराबोला, सर्कल एलिप्स, इस पे ज्यादा पूछा गया। इनफैक्ट पैराबोला और हाइपरबोला का भी कॉमन टेंजेंट करके क्वेश्चन पूछा हुआ, एक नहीं 3-4 क्वेश्चन पूछा हुआ। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? कॉमन टेंजेंट बिटवीन 2 सेम कर्व, सेम टाइप ऑफ कर्व और 2 डिफरेंट कर्व, मीन्स यहां पर हम कोनिक सेक्शन की बात कर रहे हैं। इसका कॉमन सिस्टम होता है, हम चारों कोनिक का कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सीखते हैं।
विद द हेल्प ऑफ या तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, दोनों कर्व पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद द सेम स्लोप लिख दो, आइडेंटिकल करवा दो। और आइडेंटिकल को कोनिक सेक्शन का बहुत बड़ा हथियार माना जाता है, इससे हम सॉल्विंग पार्ट से बचते हैं। क्योंकि कोनिक सेक्शन 2 डिग्री का इक्वेशन होता है, 2 डिग्री में सॉल्विंग से बचना चाहिए, रिलेट करना चाहिए चीजों को, रिलेशनशिप से आउटपुट निकालना चाहिए, ना कि हम हमें एक को दूसरे में डाल करके सॉल्व करें। ट्रेडिशनल मेथड था कि हम सॉल्व करते थे, नहीं, हम रिलेट करेंगे चीजों को, राइट। तो एक में डाला, एक में कंडीशन ऑफ टेंजेंसीज लिख लिया, दूसरे में भी लिख लिया और आइडेंटिकल करवा दिया। और आप अगर प्रीवियस ईयर सर्च करोगे तो मेरे ख्याल से आपको ऑलमोस्ट हर एक दो पेपर का डिफरेंस पे एक क्वेश्चन कॉमन टेंजेंट पे मिल ही जाएगा, ठीक है। तो दिस इज, ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पर उसको इंटरेस्ट है, हमें सोचना चाहिए कि इसका क्या शॉर्टकट है। टेंजेंट के इक्वेशन की बात करते हैं। अब या तो हम फार्मूला यूज करें, अब टेंजेंट के बारे में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको पेपर में पेपर हमेशा सॉल्व करके नहीं होता है, थोड़ा सा तो हम एलिमिनेशन का यूज करते हैं, हम पुटिंग का यूज करते हैं। अब टेंजेंट है तो भाई हमें पता पॉइंट ऑफ टेंजेंसी लाइज ऑन टेंजेंट एज वेल ऑन द कर्व, और वो बहुत फास्ट मेथड हम यूज कर सकते हैं। हम प्रोसेस वही यूज करेंगे जो एग्जाम में जल्दी से जल्दी आउटपुट दे। आपको फैक्ट्स पता हो तो ऑलवेज इक्वेशन से करने की जरूरत नहीं है, बट इक्वेशन सारा आना चाहिए। क्या पता वहां पर वो फैक्ट नहीं लगा तो इक्वेशन से कर ले। क्योंकि पहली बात देखो, जिन बच्चों ने सब कुछ कर लिया है उसके लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं है, उसके लिए एक सिंगल स्ट्रेटजी है कि जितना हो सके प्रीवियस ईयर से अपने आप को रिपीट करवाए। और जो बच्चे 200 के अप्रॉक्सीमेट टारगेट ले रहे हैं उसके लिए स्ट्रेटजी है कि क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे बढ़ाओगे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने के लिए चैप्टर का डेफिनेशन कंसेप्चुअली आप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर जितना ज्यादा बनाओगे, क्योंकि ऑलमोस्ट पेपर सराउंडिंग प्रीवियस ईयर मूव करता, आप प्रीवियस ईयर को जितना, अब देखो बहुत ज्यादा पीछे हम नहीं जा सकते हैं, हम 44 ईयर का प्रीवियस ईयर अब एंड मोमेंट में तो नहीं कर सकते हैं, तो चलो जी पिछले 5 साल का कर लेते हैं, ये पॉसिबल है। इट्स बेटर कि हम 10 साल का करें, 5 साल को 2 बार कर लें। तो 5 साल जाते जाते, चूंकि एक तो आप लोगों के लिए फॉर्चुनेटली एक फायदा होगा कि लास्ट 2 ईयर से मल्टीपल नंबर ऑफ पेपर्स हुआ है बहुत सारे। पहले के टाइम में क्या था, हम लोग प्रेडिक्ट कर देते थे इस सेक्शन से ये आएगा, इस सेक्शन से ये आएगा, इसे, ये सारा भ्रम तोड़ दिया जब 4-4, 8-8 पेपर होने लग गए। अब प्रेडिक्शन थोड़ा टफ हो गया, मे भी इस बार फिर से प्रेडिक्शन चलेगा क्योंकि अब 2 ही पेपर है, लेकिन हम 8-4 पेपर का प्रेडिक्शन, कोई भाई इतना बड़ा कोई नहीं होता स्कॉलर के 32 पेपर में किसमें क्या आता है जाकर के आपको प्रेडिक्ट करके दे दे। हम साइकोलॉजी की बात कर सकते हैं कि हाँ इस सेक्शन से बेस्ट होगा, साइकोलॉजी कभी चेंज नहीं होता। आप उठा के देख लो 5 साल 3 साल के पेपर, आपको लगेगा कि पेपर तो आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हो। आपका डेफिनेशन अच्छा होना चाहिए, बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, इक्वेशंस पता होना चाहिए। बट ऑलवेज मैथमेटिक्स में इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं बनता है। और खास करके अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो सॉल्विंग के चक्रव्यूह में फंसा वो अगला 3 क्वेश्चन को लेकर के डूब जाएगा, राइट। तो हमें इससे बचना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि एलिमिनेशन ज्यादा से ज्यादा यूज करें। नहीं होगा तो हम इक्वेशन से करेंगे। कोई भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो मान कर चलो कि बहुत ज्यादा समझदारी को उस क्वेश्चन को इमीडिएट स्टॉप करो। कभी भी पेपर में बहुत ज्यादा पसंदीदा क्वेश्चन हो तो भी 4 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन को नहीं देना चाहिए, आप लीव कर दो, क्योंकि उससे आगे जा रहे हो तो आगे का 3-4 क्वेश्चन को आप खराब कर रहे हो। 4 मिनट बहुत होता है यार, बनना है तो बन गया, नहीं बनना छोड़ के जाओ ना। हम मैथमेटिक्स की बात करें तो ऑन एवरेज में लास्ट ईयर हम जो एनालाइज किए थे इन बिटवीन 14 to 16 में 99 परसेंटाइल पे आ गया था। एरर फ्री होना चाहिए। आप ऑन एवरेज दिमाग में लेकर चलो कि हमें 15-16 क्वेश्चन अगर हमने कर लिया तो हम 16 में तो 99 परसेंटाइल आपको मिल जाएगा। टॉपिक वाइज टारगेट करो, क्या हम अच्छा से कर सकते हैं,
क्या हम पेपर में जल्दी जाके कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाओ। 20 दिन का टाइम बचा हुआ है, तीनों सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स का शेयर दे दो, 1/3 दे दो, ज्यादा मत दो। तीनों सब्जेक्ट को करना है तो मैथमेटिक्स, आप केमिस्ट्री का अलग टेस्ट है, फिजिक्स का अलग टेस्ट है, मैथमेटिक्स का अलग टेस्ट है ना। सबको एक तो नहीं कर सकते, है ना। तो आप क्या करो, जैसे मैथमेटिक्स का शेयर है, अब उसमें डिसाइड करो कि हमें कहाँ, हमारा स्ट्रेंथ क्या, हमारा वीकनेस क्या है। कोई जोर नहीं। देखो हम 100% कोर्स क्यों करते हैं कि समटाइम्स बहुत इजी क्वेश्चन बहुत टफ टॉपिक से आ जाता है, और जो बहुत फेवरेट टॉपिक होता है उससे भी ऐसा क्वेश्चन दे देता है जो नहीं बनता है। ये हम नहीं पता है कि वहां जाकर क्या होना, बट एक प्रेडिक्शन, एक दिमाग में एक साइकोलॉजी लेकर के मूव करते हैं, तो इसीलिए हम सारा चीज करते हैं। बट फोकस करेंगे तो मेरे को लगता है आप लोग क्या करोगे, सबसे पहला फोकस करोगे कोऑर्डिनेट कैलकुलस बहुत अच्छा होना चाहिए, वेक्टर थ्योरी अच्छा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, वेक्टर थ्योरी सबसे कम टाइम में करते हैं, मोस्ट प्रेडिक्टेबल पेपर होता है, 2-3 क्वेश्चन तो आना ही आना है, समटाइम ज्यादा भी आएगा। कैलकुलस की बात करोगे, अगर नॉर्मल कैलकुलस आपने पढ़ा होगा ग्राफिकल मेथड से, तो अगर 8 to 9 क्वेश्चन पूछता है तो 7 क्वेश्चन तक आप बना सकते हो, उसमें गलती की संभावना कम है। समटाइम्स इंडेफिनिट फंसाता है, बाकी मुझे नहीं लगता कोई टॉपिक फंसाता। कोऑर्डिनेट की बात करोगे, आप लोगों को पता है कि एक क्वेश्चन इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर से मिक्स करके किसी न किसी तरीके से पूछना है। एक क्वेश्चन लाइंस पहले नहीं पूछता, बट फैमिली को यूज करके समटाइम्स लाइन भी पूछता है। अब लाइन पूछेगा तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को छोड़ेगा, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पूछ रहा है, लाइंस भी पूछ रहा है, तो कोनिक में कहीं न कहीं काटेगा, क्योंकि सर्कल के हिस्से में 2 क्वेश्चन है। अब कोनिक इतना बड़ा तो 2 क्वेश्चन तो शर्म को मारे उनको देना ही पड़ेगा। भाई ईमान भी कोई चीज होता है, इतना इतना पढ़वा रहे हो, कुछ तो दो हमें। तो शेयर बनता 5 का, क्योंकि मल्टीपल पेपर में उसको कट करा करके 3-4 पर लाए थे, बट ओवरऑल में शेयर बनता 5 का इसका। अब पहले के टाइम में जाओगे तो 5 क्वेश्चन का शेयर है ऑन एवरेज में। आपका 4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाए, 6 to 7 क्वेश्चन बन जाए, बाकी इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, जहां से 15-16 को आप पहला टारगेट है कि आप 99 परसेंटाइल को टच करो। आप वही क्वेश्चन टच करो जो क्वेश्चन आपको आता है। जो अच्छा, कई बार क्या होता है आते हुए भी हम गलत करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, पेपर्स पहले ज्यादा नहीं, 4 से 5 आप सैंपल पेपर कई का भी बना लो। प्रीवियस ईयर थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल ज्यादा होता है, उससे बचो। सबसे लास्ट में करो, खुश करने के लिए, यार हमें तो आता है। प्रीवियस ईयर खुद को खुश करने वाली बात है, क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर पे ही सब, कहीं पे भी क्लासेस ले तो क्लास बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर चलता है। मानते हो कि नहीं मानते हो। तो लास्ट में मान लो 4-5 दिन पहले पेपर स्टॉप कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए उसके बाद पेपर, एंड टेक इट एज ए नॉर्मल पेपर। आप रिवीजन नॉर्मल लेते चलो, पेपर ऑन द मेरिट ऑफ पेपर आप पेपर दो। 60% में आपका अप्रोक्सीमेटली, समटाइम्स 65%, समटाइम्स 62%, समटाइम्स 60, समटाइम्स 58%, 99% आते। चलो जी 50% की बात कर लेते हैं। 50% में आप अप्रोक्स 98 प्लस तो अप्रोक्स में रहोगे ही रहोगे, विच इज वेरी गुड, बहुत अच्छा चांस बना। नेक्स्ट पेपर आपके सामने है, 1% आप कोशिश करोगे तो उसमें जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई आप कर सकते हो। मतलब हमारा टारगेट क्या है, 50%। तो अपने आप को एनालाइज करो, 4-5 पेपर करो और उसको रिपीट करो उस पेपर को, ना कि बहुत ज्यादा आगे नया का नया करते जाओ। जितना नया करोगे 5 क्वेश्चन नहीं बनेगा, डर लगेगा अपने आप से, हमारे बस का नहीं है, इतने लाख बच्चे बैठते हैं, हम कहाँ से करेंगे, हमने तो इतनी अच्छी पढ़ाई करी नहीं है, हमारे बस का कहाँ है। मेरा मानना औरों से, मेरा साइकोलॉजी थोड़ा डिफरेंट है। मैं लाख को काउंट नहीं करता हूं, मैं इंडिविजुअल्स को काउंट करता हूं। मेरा मानना है कि आपका कंपटीशन खुद से है कि आप इतना नंबर ले पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, इतना क्वेश्चन आप एरर फ्री कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आप कर दो, हर एक पेपर में 50 क्वेश्चन टोटल ओवरऑल में कर दो, ना करो 50, 45 कर दो।
चलो जी, आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 कर रहा है, 50% कितना होता है 37.5, अप्रोक्सीमेटली 38 होता है। आप 40 क्वेश्चंस करो बट मस्ट बी एरर फ्री। आपको कोई जरूरत नहीं सोचने के कितने लाख बच्चे बैठते हैं, आपके परसेंटाइल आ जाएंगे। आप एडवांस में अच्छा करोगे, एक बेस बना लो। जैसे ही आप देखो 300 मार्क्स का पेपर है, 170 प्लस होते आपका एडवांस में चांस बहुत अच्छा है ना। उस पर आप कंसंट्रेट करो, उस पर फोकस करोगे। पहला टारगेट है वहां पहुंचो। कितने क्वेश्चंस में बन रहे हैं? अप्रॉक्स आपका 43 क्वेश्चंस में बन रहा है। मैं कह रहा हूँ 42 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन करो, बहुत आसान है जी। 14 आई थिंक सबसे आसान है केमिस्ट्री में 14 क्वेश्चन निकालना। थोड़ा प्यार से एनसीईआरटी पढ़ लो, इनफैक्ट रट लो। मैंने देखा था इस साल का भी कोई टॉपर था, लिखा था कि ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ एनसीईआरटी को आप मगअप कर लो। देखो आसान है कहना, करना उतना आसान नहीं है। क्योंकि क्या हम सिर्फ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रट करके क्वेश्चन निकाल लेंगे? नहीं, वो भी नहीं होता है। तो क्या करो, एनसीईआरटी अभी से 15 दिन अगर आप 2-2 घंटा पढ़ लेते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तमीज से कर लेते हो, तो 30-35% मार्क्स आगे कब आएंगे? जब जितना आपने रटा उससे प्रीवियस ईयर में लगा लो, 5 साल 7 साल पर लगा लो, उससे पीछे मत जाओ, क्योंकि अब समय नहीं है। गलत कह रहा हूं? उतना करो। अच्छा, जितना करते हो तसल्ली से करो। एक शुद्ध हिंदी में कहते हैं हाय बाप नहीं करना, मारामारी नहीं करनी है। अब मेरा क्या होगा जी, दुनिया कहीं खत्म थोड़ी हो जाती है क्या? जो इंजीनियर नहीं बनते वो जिंदा नहीं रहते क्या? आप नेचुरल अप्रोच से मूव करो। मैं समझता हूँ एक नॉर्मल स्टूडेंट विदाउट हैविंग एनी एक्स्ट्रा, कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम एफर्ट, एक नॉर्मल स्टूडेंट 50% ऑफ पेपर कर सकता है अगर अपने अंदर से फियर फैक्टर निकाल के फेंक दे। ये डर में हम 20% 30% क्वेश्चन खराब करते हैं। वो जो नेगेटिव होता है, कहाँ से होता है नेगेटिव? ये डर है। एक तो देखो कंसेप्चुअल लैकिंग से नेगेटिव होता है, एक डर से नेगेटिव होता है। तो टेक इट एज ए नॉर्मल पेपर, नॉर्मल डे, नॉर्मल पेपर। ये नहीं जी अब सांस फूल रही है, कल हमारा पेपर है, परसों हमारा पेपर है, तेल लगा करके बैठे हुए सोए हुए हैं। बेटा सो जाओ, सुबह जल्दी उठना। अरे नॉर्मल ठीक है यार, कल जाकर एक पेपर देना, दे देते हैं ना। क्यों हम मारामारी करें? क्यों हम है बाप करें? जो होना होगा तो जितना मैंने पढ़ा, जितनी मेरी औकात थी, अदरवाइज नहीं हुआ इसका मतलब मैंने पढ़ा नहीं था, निकम्माबाजी किया था। तो अगर मैंने निकम्माबाजी किया तो मेरे को क्यों सेलेक्ट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना, होना चाहिए। गिफ्टेड लाइफ का कोई फायदा है? जय माता दी, ABCD, चल भाई C में जय माता दी हो गया, इससे नंबर लेकर के अगर सेलेक्ट भी होते तो एक अच्छा इंजीनियर तो नहीं बन पाओगे, बन ही नहीं सकते हो। अपने ऊपर भरोसा करो यार, किसी और के ऊपर भरोसा करके आप अच्छा नहीं कर सकते हो। टेक इट एज ए नॉर्मल सिंपल पेपर। तीनों सब्जेक्ट को इक्वल शेयर दो। हाँ, किसी का मैथ्स में इंटरेस्ट है, किसी का केमिस्ट्री में, किसी थोड़ा बहुत तो हो जाता है। अरे एक माँ बाप के 5 बाल बच्चे होते, सब बराबर होते नहीं। कहते हैं कि 5 हमारे लिए बराबर है, बराबर होता नहीं है। किसी को छोटे से प्यार है, किसी को बीच वाला से प्यार है। प्यार कब होता है? जब उसका कर्म होता है। मान लो किसी को मैथ्स ज्यादा यील्ड कर रहा मार्क्स, तो उसको मैथ्स से प्यार होगा। जो ज्यादा कमा के देता है उससे माँ बाप को ज्यादा प्यार होता है। नॉट नेसेसरी बट नॉर्मल सिनेरियो में यही देखा गया है ना। तो क्या पता किसी को केमिस्ट्री कमा के ज्यादा दे रहा है, किसी को मैथमेटिक्स ज्यादा कमा के दे रहा है, कोई फिजिक्स का चैंपियन हो। बट ऑन एवरेज में फिर भी मैं कहता हूँ लास्ट का 20 डेज जो है अप्रॉक्स मान के चलता हूँ, आप जस्टिस करो। मान के चलो कि हमारा जो इंडियन सिस्टम है, 3 बच्चे तो तीनों बराबर है ना। तीनों को वैसे भी पिता के संपत्ति में बेटा और बेटी का आज के डेट में बराबर हक मिलता है, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। हिंदू मैरिज एक्ट, आई थिंक इट वाज 1956 या समथिंग था, ईयर मैं भूल गया हूँ। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तीनों को बराबर संपत्ति। कम से कम अंतिम में तो 20 दिन दे दो। फिर जिसका जो किस्मत होगा, माँ बाप के 3 बच्चे, तो एक IAS अफसर बन जाता है, एक किसान हो जाता है, एक दुकान चलाता है। कौन कितना नंबर देगा वो देखा जाएगा।
है ना, फिर तो किस्मत वाली भी बात होती है। बट आई डोंट बिलीव इन किस्मत, मैं मेहनत पे बिलीव करता हूँ। कोई जो कहता है मेरी तो किस्मत फूट गई, वो दिन मेरा खराब था, अरे तूने पढ़ा ही नहीं था तो तेरा दिन कैसे नहीं खराब होगा। तेरा लॉजिक अगर बहुत अच्छा है, तू कंसेप्चुअली स्ट्रांग है, तेरा प्रैक्टिस बहुत अच्छा, तो दिन कैसे खराब हो सकता। तो आपको टारगेट करना है, अभी माइंडसेट बनाकर चलो, एटलीस्ट 50%, दैट मस्ट बी एरर फ्री। कहना बड़ा आसान है, कितना भी एरर फ्री बोल दो तो स्टैंडर्ड एरर 10% का होता है। 10% से ज़्यादा है तो गधे हो, 5% से कम है बहुत अच्छे बच्चे हो, 0% तो भगवान के ही होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं भगवान, यानी बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। क्लियर है? ठीक है, तो एक दिमाग में लेकर के चलो, पैनिक नहीं होना, बिल्कुल पैनिक नहीं होता। दुनिया कहीं खत्म नहीं होती है, दुनिया कहीं रुकती नहीं है, थमती नहीं है। आप अपनी ईमानदारी से पेपर दे दो, पहला पेपर में जो कमी रहेगा उसका कोर कर दूसरे पेपर में डालना, राइट। मैं 3-4 टुकड़े में कोनिक सेक्शन को कर देता हूं, फिर मैं ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन अटैच कर दूंगा, उतना क्वेश्चन बना लो, फाइन। उससे और कोनिक सेक्शन से बच्चे डरते हैं, घबराते हैं, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा इक्वेशन लर्न करना होता है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। ओके, और उम्मीद करता हूं बच्चों आपको फायदा होगा। एंड इफ यू हैव सम सजेशन, you put that in my comment box, right? And do not forget to like, share, comment and subscribe. Thank you.